सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और सुबह 8 बजे हम आपके लिए तमाम अहम और जरूरी खबरें लेकर हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोरोना महामारी के मद्देनजर विशेष इंतजाम के साथ अब से कुछ देर में होगी संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत। आज सुबह 9 बजे लोकसभा और दोपहर 3 बजे शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। सत्र के लिए अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले 11 विधेयक समेत प्राथमिकता सूची में 23 नए विधेयक। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। राज्यसभा उपसभापति पद का चुनाव आज। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा यूपी उम्मीदवार। सभापति एम वेंकैया नायडू नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाएंगे सदस्यता की शपथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज समेत दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को दोनों सदनों में दी जाएगी श्रद्धांजलि। दोनों सदनों के आज के एजेंडे में अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 8 और राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 समेत 4 नए विधेयक किए जाएंगे पेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों सदनों में कोरोना महामारी और इसके लिए उठाए गए कदमों के बारे में देंगे बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं की राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, पूर्वी भारत और बिहार के विकास को मिलेगा बढ़ावा। नए उद्योग धंधे खुलने से बड़ी संख्या में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। और अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है कोविड वैक्सीन। मानव परीक्षण को लेकर सरकार बरत रही है पूरी सावधानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम पर काम कर रहे लोगों को आपात वैक्सीन देने पर विचार। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों को आगे की देखभाल के लिए प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी। कोरोना महामारी के मद्देनजर विशेष इंतजाम के साथ संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 17वीं लोकसभा का 14 सत्र और राज्यसभा का 252वां सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। 18 दिन के सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान सभी शनिवार और रविवार कार्य दिवस होंगे। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 47 विषय कार्यसूची के लिए तय किए गए हैं। इनमें 45 विधेयक और 2 वित्तीय विषय शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का ये पहला सत्र है, इसलिए संसद सत्र के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। संसद के सदन में प्रतिदिन 4 घंटे के सत्र होंगे दोनों सदनों में, और सत्र में शून्यकाल के दौरान अतारांकित प्रश्नों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसदों की उपस्थिति के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। कोरोना संकट के मद्देनजर मॉनसून सत्र के दौरान कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो संसदीय इतिहास में पहली बार हैं। साथ ही सदन के सुचारू संचालन के लिहाज से भी कुछ नियम तय किए गए हैं। इस सत्र में सभी संभव सावधानी बरतते हुए दोनों सदनों में खास इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संकट के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार मॉनसून सत्र अलग अंदाज में चलेगा। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन यानी आज राज्यसभा की बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी, लेकिन 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों के बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। दोनों सदनों के चेंबर में 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा चेंबर की क्षमता 250 और लोकसभा चेंबर की क्षमता 550 सीटों की है, लेकिन सामाजिक दूरी के मानकों के तहत 6 फीट की शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा चेंबर में सांसदों को दूर दूर बैठाने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा के 57 सांसद राज्यसभा चेंबर और 51 सांसद उच्च सदन की गैलरियों में बैठेंगे,
जबकि उच्च सदन के 136 सांसद लोकसभा चेंबर में बैठेंगे। लोकसभा के 540 सांसदों को दोनों सदनों की प्रेस गैलरी को छोड़कर 4 स्थानों पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चेंबर में 257 और गैलरियों में 172 सांसद बैठेंगे। राज्यसभा चेंबर में 60 और गैलरियों में 51 सांसदों के बैठने का प्रबंध किया गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और दलों के नेताओं के लिए पहली 3 पंक्तियों की सीटें तय की गई हैं। बाकी बची सीटों पर बैठने का फैसला संबंधित दलों के नेताओं की ओर से किया जाएगा। निर्दलीय और गठबंधन से अलग सांसदों के लिए सीटों की व्यवस्था अलग से है। गठबंधनों या दलों के लिए उनकी संख्या के हिसाब से बैठने का प्रबंध किया गया है। सांसदों की सुविधा के लिए सीटों पर उनके लिए स्टीकर संख्या भी रहेगा। सत्र के दौरान विभिन्न संसदीय नोटिसों और पत्राचार में विभाजन संख्या की जगह सांसद अपनी पहचान पत्र संख्या का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी व्यवस्था सीटों में बदलाव की वजह से करना पड़ रहा है। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे पत्राचार और नोटिसों के साथ सदन में मतदान के दौरान उपयोग की जाने वाली विभाजन पर्चियों में विभाजन संख्या की जगह अपनी पहचान पत्र संख्या लिखें। हर सीट पर माइक्रोफोन और साउंड कंसोल का प्रबंध है। लोकसभा की गैलरियों को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर माइक्रोफोन की व्यवस्था है। इन जगहों पर सांसद अपनी सीट पर बैठकर चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा गैलरियों में पोडियम की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चेंबर समेत 3 जगहों पर बोलने वाले सांसदों की बात सभी जगहों पर सुनी जा सकेगी। इसके लिए भाषांतरण सुविधा भी उपलब्ध होगी। पीठासीन अधिकारी की अनुमति पर सांसद खड़े होकर बोलने की सामान्य प्रथा की जगह अपनी सीट पर बैठकर बोल सकेंगे। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि मॉनसून सत्र के दौरान वो लगातार मास्क पहने रहें। दरवाजों के हैंडल जैसे सामान्य कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को छूने से बचें और अपनी पेन अपने साथ रखें और उपयोग करें। संसद परिसर में वो 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग मानक का पालन करें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सांसदों से यह भी कहा गया है कि वो बेहद आपात स्थिति को छोड़कर लगातार राजधानी दिल्ली में ही रहें। सत्र के दौरान संसद भवन से सांसदों के निवास तक पहुंचने के लिए व्यापक एहतियात के साथ वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन सांसदों के अलावा उनका कोई और उपयोग नहीं कर सकेगा। कोविड-19 के नाते किए जा रहे उपायों के तहत इस दफा संसद में पब्लिक गैलरियों में किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं मिलेगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों में लंबित 42 विधेयकों में कई सरकार की प्राथमिकता वाले विधेयक हैं। स्थायी समितियां कुछ अहम विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी हैं। इन विधेयकों में से कुछ मॉनसून सत्र के दौरान पारित हो सकते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र में सरकार 23 उन नए विधेयकों को पारित कराना चाहती है जो मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से बेहद अहम हैं। इनमें भी 11 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राज्यसभा के 252वें सत्र और 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान बिना किसी अवकाश के लगातार 17 बैठकें आज से 1 अक्टूबर तक होंगी। 18 कामकाजी दिनों में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। लोकसभा के एजेंडे में वित्तीय कामकाज भी हैं और 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली खेप के साथ 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी होना है। इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर राज्यसभा को लौटाना भी है, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता में वो 11 विधेयक हैं जो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। विपक्ष दोनों सदनों में इन विधेयकों के लिए परिनियत संकल्प का उपयोग करने जा रहा है। अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों का वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, बैंकारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों से छूट विधेयक 2020 शामिल हैं। उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान पेस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये राज्यसभा में 23 मार्च को प्रस्तुत किया गया था।
इस पर पहले उच्च सदन में विचार होगा, फिर लोकसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा की प्रवर समिति ने सरोगेसी विधेयक पर पिछले सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी सिफारिश पर ही सरकार सरोगेसी के साथ ही ART विधेयक भी इस बार ला रही है। इस तरह मॉनसून सत्र के दौरान अन्य विधेयकों के साथ सरकार की प्राथमिकता 1 दर्जन नए विधेयकों को लेकर भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कारखाना विनियमन संशोधन विधेयक 2020, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020, सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2020, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2020, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। पिछले 3 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी कामकाज शानदार रहा। सबसे अधिक काम लोकसभा चुनाव के बाद हुए पूर्ण बजट सत्र 2019 में हुआ, जब लोकसभा ने 35 और राज्यसभा ने 32 विधेयक पारित कर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से कई ऐसे थे जो लंबे समय से संसद की मंजूरी की राह देख रहे थे। उच्च सदन ने कुल कामकाज का बड़ा हिस्सा विधायी कामों में लगाया। सरकार इस बार भी यही गति बनाए रखना चाहती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। उपसभापति पद का चुनाव आज उच्च सदन की बैठक के आरंभिक चरण में होगा। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम संख्या 7 के तहत ये चुनाव संपन्न होगा। उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले यूपीए ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। सांसदों को शपथ दिलाने, श्रद्धांजलि और सभा पटल पर पत्रों को रखने का काम पूरा होने के तत्काल बाद उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले यूपीए ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है। बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर निर्वाचित हो चुके हैं और इस पद के लिए फिर एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। उपसभापति के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रही हैं। इस क्रम में ये 21वां चुनाव है। 1952 के बाद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी दलों के नेता काबिज हो सके हैं। 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोब्रागड़े, 1972 और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के हरिवंश चुने गए। राज्यसभा इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमति से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत व्यवस्था है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो तारीख तय करते हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। यह निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और बात आज के एजेंडे की करें तो दोनों सदनों के आज के एजेंडे में अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसदों को सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी।
इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज समेत दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को दोनों सदनों में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों सदनों में कोरोना महामारी और इसके लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी देंगे। राज्यसभा की आज की कार्यसूची में 6 अहम विधेयक शामिल हैं। उच्च सदन से आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे और 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए हैं। पेश किए जाने वाले विधेयकों में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों समेत से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। इसके अलावा वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। लोकसभा की बात करें तो सदन में आज 8 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, समर्थित प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020, बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 का विधेयक संख्यांक 56 वापस लिए जाने पर ही बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन आज दोपहर 3 बजे सभापति एम वेंकैया नायडू नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले द्विवार्षिक चुनाव में जीते 45 सांसदों को 22 जुलाई को सभापति ने राज्यसभा चेंबर में शपथ दिलाई थी। तब 14 सांसद समारोह में नहीं आ सके थे। हाल में केरल और उत्तर प्रदेश से उपचुनाव में 3 सांसद जीते हैं, इनकी भी शपथ होनी है। सत्र के दौरान गैलरियों में सांसदों के बैठने का प्रबंध किया गया है। इस वजह से फैसला लिया गया है कि शपथ समारोह में नवनिर्वाचित सांसद अपने साथ किसी अतिथि को नहीं ला सकेंगे। 14 सितंबर को जो सांसद किसी कारण से शपथ नहीं ले सकेंगे, अग्रिम सूचना के आधार पर सचिवालय उनके लिए अगले दिन सुबह 9 बजे बैठक में शपथ का प्रबंध कराएगा। कौन किस भाषा में शपथ लेगा, इसकी तैयारियां भी सचिवालय के स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को संसद परिसर का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभा कक्ष, कॉरिडोर, इनर लॉबी, आउटर लॉबी, वेटिंग हॉल, मीडिया स्टैंड और अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने संसदीय सौध में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही कहा कि संसद का मॉनसून सत्र विपरीत परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के माकूल इंतजाम किए गए हैं। साथ ही विश्वास जताया कि सदन का संचालन निर्बाध और व्यवस्थित रूप से होगा और सभी दलों के सहयोग से संसद पहले की तरह कार्य उत्पादकता हासिल करने में सफल होगी। सभी दलों के नेताओं ने इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया है। सदन सबके प्रयासों से हम अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे। सभी दलों ने, नेताओं ने सामूहिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे आशा है कि इस
विपरीत परिस्थितियों में माननीय सदस्य सदन में उपस्थिति भी होंगे और सार्थक चर्चा भी करेंगे। विपक्ष ने सत्र के दौरान कोरोना महामारी और भारत चीन सीमा विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। चीन और लद्दाख में हमारी फौजें आईबॉल टू आईबॉल हैं, एक दूसरे के आसपास हैं, एक तनाव का माहौल कई महीनों से बना है। उस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है कि सरकार क्या कर रही है। जीडीपी इतना नीचे गिर गया है, उसके कारण क्या हैं? क्या कोविड ही एक कारण है या दूसरे कई कारण हैं जो सरकार ने उससे पहले निर्णय लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो या जीएसटी का हो? क्या उसकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ कि खाली कोविड है जिसके चलते आज बेकारी बेरोजगारी पूरे देश में है, उद्योग सब बंद हो गए? इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। महंगाई बहुत है पेट्रोल डीजल की, उस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पॉलिसी नई बनी है, उस पे चर्चा करना बहुत बहुत। We have already told the government is ready for the discussion, whichever the issue may be. I appeal in such a difficult situation. This is a very difficult situation. जैसे माननीय स्पीकर साहब ने कहा, ये बहुत विपरीत और विषम परिस्थिति है। ये परिस्थिति में भारत सरकार की ओर से मैं सभी का सहयोग मांगता हूँ। और सत्र को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, कोरोना महामारी के मद्देनजर विशेष इंतजाम के साथ अब से कुछ देर में संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। किन मायनों में ये पूरा सत्र अलग और खास रहने वाला है? प्रीति, जैसा कि आपने कहा कि कई महीनों में ये खास रहेगा और जिस तरीके की अभूतपूर्व स्थितियां पैदा हुई हैं कोविड महामारी के चलते, इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि जो दोनों सदन हैं वो अलग अलग समय पर चलेंगे। पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर किसी जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी वही संसद में अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो सचिवालय ने एक तरह से पूरी एक बेहतरीन तैयारी कर रखी है दोनों सदनों के। लोकसभा स्पीकर ने कल ही पूरे जो परिसर का दौरा किया और पूरी तैयारियों का जायजा लिया और राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है और पहली बार लोकसभा में अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगी। यानी ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल तकनीक है, उसका उपयोग किया जा रहा है और पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सामाजिक दूरी बनी रहे। इसीलिए जो मीडिया पर्सन को भी बड़ी लिमिटेड संख्या में ही संसद परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। साथ ही जो कामकाज है, कामकाज के दौरान जो सांसद रहेंगे उनके लिए अलग अलग दीर्घाओं में, लोकसभा के सांसद चूंकि ज्यादा हैं तो वो करीब 4 दीर्घाओं में उनके लिए जगह सुरक्षित की गई है। इसके अलावा राज्यसभा के 3 जगह सांसद बैठेंगे। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो तैयारी पुख्ता की है राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय दोनों ने कि सदन सुचारू रूप से चल सके और कोरोना महामारी के चलते एक तरफ सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखा जा सके, साथ ही बेहतरीन चर्चा हो सके। यानी बिल्कुल हर बारीक तैयारी की गई है सत्र के मद्देनजर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 LPG बॉटलिंग प्लांट भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 LPG बॉटलिंग प्लांट शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। 900 करोड़ रुपए की इस परियोजना से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है
जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। आजादी के गुमनाम योद्धाओं से परिचय कराने के क्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बीना दास, बंगाल की अग्नि कन्या शीर्षक से फेसबुक पोस्ट लिखा है। उपराष्ट्रपति ने आजादी के आंदोलन में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पोस्ट में बंगाल के निर्भीक क्रांतिकारी बीना दास को याद करते हुए कहा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थीं, उनकी प्रशंसक थीं। समय के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की भावना और तेज ही होती गई। 6 फरवरी 1932 को सभी छात्र डिग्री पाने के उत्साह में दीक्षांत समारोह के लिए हॉल में एकत्रित हुए। सभी के मन में डिग्री पाने की खुशी थी, पर बीना दास ने तो अपनी अलग ही योजना बना रखी थी। जैसे ही बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन ने छात्रों को संबोधित करना शुरू किया, बीना ने अपने रिवॉल्वर से गवर्नर पर गोली चला दी। हालांकि निशाना चूक गया और बीना को पकड़ लिया गया। उनकी योजना विफल रही। 21 वर्ष की छोटी आयु में बीना को 9 वर्ष कैद की सजा हुई। अपनी सजा पूरी करके 1939 में बीना जेल से रिहा की गई। कैद के जीवन ने उनके स्वास्थ्य पर तो गहरा प्रभाव डाला, लेकिन उनका जज्बा अडिग रहा। वे फिर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर गिरफ्तार हुई। वो तब तक आजादी के लिए लड़ती रहीं जब तक देश स्वाधीन नहीं हो गया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि देश के लिए समर्पण और त्याग के लिए ऐसी वीरांगनाओं का सदैव अभिनंदन किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। इजाजत दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।